Hello and welcome to everyone present here. Students, you already know that we have just finished the topic the making of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण. In that topic, first of all, we had discussed that there was not any existence of nation state in Europe till mid 18th century. उस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप में कहीं भी राष्ट्र राज्य नहीं था. टुडे whatever we call the nation state like Germany, Italy, Switzerland, they were no longer in existence till mid 18th century. जिसे आज हम जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली के नाम से जानते हैं, ये नेशन स्टेट है, ये उस समय अस्तित्व में नहीं थे. मिड 18th सेंचुरी तक इनका नामो निशान नहीं था. There used to be the existence of kingdom, duchies and cantons which were autonomous territory ruled by a monarchical form of government. तो वहाँ पर किंगडम्स, डचेज एंड कैंटन्स स्वायत्तशासी प्रदेश होते थे जहाँ पर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब राजतंत्र काम करती थी, शासन करती थी. एज फार एज द क्लास ऑफ पीपल लिविंग इन सोसाइटी इज कंसर्न, समाज में कितने तरह के वर्ग के लोग रहते थे. देयर यूज्ड टू बी द 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी. समाज में 3 तरह के लोग रहते थे. फर्स्ट वाज द ग्रुप ऑफ द एरिस्टोक्रेसी which used to be the owner of big estates in countryside. तो पहला जो वर्ग था वो धनाढ़ और संपन्न वर्ग था जो कि इनका ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत भूसंपत्ति होती थी. They used to speak French language and were connected with marriage ties even they were living in different kingdoms and empires and duchies and cantons. तो ये जो धनाढ़ संपन्न वर्ग था ये अपने सोशल गैदरिंग्स के समय फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करता था और ये एक दूसरे से मैरिज मतलब शादी विवाह के बंधनों से जुड़े हुए थे. यद्यपि वे अलग अलग साम्राज्य और अलग अलग क्षेत्रों में यूरोप के रहते थे. एंड देयर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप वाज वेरी लेस और उनका पॉपुलेशन मतलब परसेंटेज कम था. द सेकेंड मेजर ग्रुप वाज द पीजेंट ग्रुप्स and they used to cultivate on the land of big landlords or the aristocracy. कहने का मतलब कि जो किसान वर्ग था वो एरिस्टोक्रेसी की ज़मीन पर, लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर खेती करता था. एंड देयर यूज्ड टू कल्टिवेट द लैंड अंडर सर्फडम सिस्टम. तो छोटे छोटे किसानों को सर्फ कहा जाता था और ये सर्फडम सिस्टम के तहत खेती करते थे. देयर वॉज ऑल्सो थर्ड ग्रुप एंड इट हैड्स इमर्ज्ड आउट ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो मिड 18th सेंचुरी से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में शुरू भी हो चुका था और शहरों की आबादी भी बढ़ चुकी थी. तो सोसाइटी में एक मतलब जो क्लास था उभर कर सामने आया, मध्यम वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग. एंड इट वॉज कंसिस्टेड ऑफ द बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स. तो ये उद्योगपति, व्यापारी और पेशेवर लोगों से मिलकर बना था जिसमें कि टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ऐसे शिक्षित लोग आते थे. देन नाउ वी हैव टू डिस्कस हियर दैट it was going to be the middle class people, the educated middle class people where the first time the notion of nationalism came into existence. तो राष्ट्रवाद की विचारधारा जो सबसे पहले किसी वर्ग में, समाज में उत्पन्न हुई वो था शिक्षित मध्यम वर्ग और इसमें व्यापारी, उद्योगपति से लेकर प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर्स ये सब आते थे. इन्हीं लोगों में जो था पहली बार राष्ट्रवाद की विचारधारा आई थी. एंड दैट वाज नोन एज द लिबरल नेशनलिज्म. दैट आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म इज नोन एज लिबरल नेशनलिज्म. तो अब ये शिक्षित मध्यम वर्ग के बीच में जो ये उदारवादी राष्ट्रवाद की जो विचारधारा आई थी इसे हम लोग लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं. तो अब ये लिबरल नेशनलिज्म का क्या मीनिंग होता है और ये किस तरह की विचारधारा रखते थे, आइए इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं. द टर्म लिबरलिज्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिब्रे मीन्स फ्री. जैसा कि इस शब्द से ही क्लियर हो जाता है कि लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के लिब्रे से लिया गया है और उसका अर्थ ही होता है स्वतंत्र. मतलब ये स्वतंत्र
का जो मतलब जो अंश है इस शब्द में जुड़ा हुआ है। दे वांटेड लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक स्फीयर। तो ये द फर्स्ट टाइम द नोशन ऑफ लिबरलिज्म केम इन टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड विच इज नोन एज द लिबरल नेशनलिज्म। एंड what does this liberal nationalism stand for in political as well as in economic sphere? Now let us discuss. ये लिबरल नेशनलिज्म वाले क्या चाहते थे? दे वांटेड फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। लिबरल नेशनलिज्म जो थे वो चाहते थे कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिले और सभी कानून के सामने बराबर हो। Government of consent, they wanted that whatever of form of government should be established, it should be formed by taking consent of everyone। मतलब जो देश के अंदर सरकार बने वो सबकी सहमति से बने। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, वो बिल्कुल ही राजशाही राजतंत्र के विरुद्ध थे और समाज में सुविधा परक, जो समाज में जन के आधार पर सुविधा परक जो था उसकी वो समाप्ति चाहते थे। जन आधारित जो सुविधाएं मिलती थी, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट, इस तरह के सामाजिक व्यवस्था को बिल्कुल नापसंद करते थे और राजतंत्र के बिल्कुल विरोधी थे। तो दे वांटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांटेड फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए स्वतंत्रता और कानून के सामने सबकी बराबरी। गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट, सरकार जो बनेगी वो सबकी सहमति से बनेगी। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, राजतंत्र का मतलब खात्मा और जन आधारित विशेष अधिकार वाली सामाजिक व्यवस्था की खात्मा का अंत वो चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, वो एक संवैधानिक और प्रजातांत्रिक संविधान चाहते थे, एक संवैधानिक और प्रजातांत्रिक सरकार चाहते थे जो कि मतलब पार्लियामेंट के तहत संचालित हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस, वे प्रेस की स्वतंत्रता चाहते थे। बट दे डिड नॉट प्रीफर वन थिंग, दैट दे डिड नॉट वांटेड टू गिव द वोटिंग राइट्स टू एवरी इंडिविजुअल। वे सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहते थे। दे वेयर नॉट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौम मताधिकार के वो पक्ष में नहीं थे। It means they were not totally fully democrat. They wanted that voting rights should be only provided to rich people. But whatsoever is the situation, it is going to be the middle class society in Europe where the first time nationalism came into existence, and that is known as the liberal nationalism. And they wanted freedom of individual and equality before law, government of consent, end of autocracy and clerical privileges, constitution and representation governments through parliament, and freedom of press. Not only this, they wanted such types of liberalism idea in political sphere. They had also some ideology in economic sphere, and they were also freedom in economic sphere. What sort of freedom they wanted in economic sphere? Now let us see. Liberalism in economic sphere. They wanted first of all freedom of markets, movement of goods and capital. वो चाहते थे कि मार्केट जो है उस पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और सामान और पूंजी की आवाजाही बिना नियंत्रण के होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, कस्टम, ड्यूटीज एंड मेजरमेंट्स, वे चाहते थे कि पूरे क्षेत्र में, पूरे मतलब इलाके में एक समान नाप, तौल और शुल्क की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि जब किंगडम्स होते थे, साम्राज्य होते थे, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापारी जाते थे तो नापने की पैमाना बदल जाता था, तौलने का पैमाना बदल जाता था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ देने पड़ते थे। तो इस तरह से व्यापारियों को बहुत परेशानी होती थी। तो वो चाहते थे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, कस्टम एंड ड्यूटीज़, ये सब एप्लीकेबल होना चाहिए। So with the initiative of Prussia, a uniform custom union was made, that is called Zollverein. तो इसीलिए प्रूसिया के मतलब नेतृत्व में एक शुल्क संघ का कस्टम यूनियन का निर्माण हुआ जिसको जोल्वेरिन नाम पड़ा। इसका ये यूनियन का क्या काम था? द यूनियन abolished tariff barriers and reduced the number of currency from over 30 to 2। तो ये जो जोल्वेरिन था, जो यूनियन ऑफ
कस्टम यूनियन था, इसने क्या किया कि जितने भी अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग मतलब शुल्क देने पड़ते थे व्यापारियों को, उसको उसने समाप्त कर दिया। और करेंसी जो मुद्रा थी वो 30 की संख्या में थी, उसको घटाकर 2 कर दिया। ये प्रूशिया जो था, ये 39 राज्यों का मतलब एक संघ था, उसमें प्रूशिया सबसे मतलब शक्तिशाली था, तो इसको नेपोलियन ने बनाया था। तो इसमें इस संघ की स्थापना हुई थी और इसने सारे टैरिफ बैरियर्स को समाप्त कर दिए, अलग अलग शुल्क व्यवस्था को समाप्त कर दी, यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की और करेंसी की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। द कस्टम यूनियन अगेन ओपन द नेटवर्क ऑफ रेलवे फॉर द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, और गुड्स सामानों की आवाजाही के लिए उसने यूनियन ने मतलब नेटवर्क ऑफ रेलवे का भी जाल फैलाया। So in this way we come to know that liberal nationalism stands for the freedom in political arena as well as in economic sphere. In political sphere, they wanted that government should be based on consent. They were totally against the monarchical form of government, and they were advocating for the right to property, and they wanted that everybody should be equal before law and freedom to each and every individual, and the society based on privileges should be abolished. They wanted a government, representative government governed by parliament, and one thing they were not preferring, that was the voting rights, that they wanted voting rights should not be given to all. As far as in economic sphere, the freedom they wanted that there should be free movements of goods and capital, and restrictions of the state should be removed from such types of movements of goods and capitals. They wanted a uniform system of weights, customs and duties and measurements, and accordingly custom union called Zollverein was formed in Prussia under the leadership of Prussia, which abolished all tariff barriers and reduced the number of currency over 30 to 2. तो ये लिबरल नेशनलिज्म का विचारधारा। देन a new social groups come in the society, and that is known as conservatives. So who were conservatives and what were their ideology, we will discuss in next topic. Okay, till then